ऑल राइट बेटा। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको K2Cr2O7 से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ा दिए थे, ध्यान है? सभी को ध्यान है? रिएक्शंस रिलेटेड टू K2Cr2O7 मैंने आपको डिस्कस किया था। आज की क्लास में पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करूंगा, KMnO4 के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, KMnO4। अच्छा, सबसे पहली चीज KMnO4, मेरी बात ध्यान से सुनो। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए डार्क पर्पल कलर सॉलिड। सॉरी, कौन सा है? सही बोल रहा हूं मैं, पर्पल ही लिखो। गॉट इट? अब इसके एक्वस सॉल्यूशन को देखोगे तो वो कैसा होता है? पर्पल ही होगा, कैसा होगा? हाँ, इंटेंस पिंक कलर इज क्लोज टू द पर्पल वन और वॉयलेट? हाँ, चल, तो ये पर्पल है, पर्पल कलर का इसका सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना है मैंगनीज का? +7। ये सुनो, लेकिन फिर भी कलर है। अच्छा, डी +7 का मतलब इसका मैंगनीज का +7 कहने का मतलब क्या हुआ? आर्गन 3D0 एंड 4s, यही है ना? आर्गन 3D0 एंड 4s0। ये सुनो, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका कलर किसकी वजह से आएगा? नॉट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। इसका कलर किसकी वजह से आएगा? चार्ज ट्रांसफर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, देख लेना। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑक्सीजन से मैंगनीज की तरफ, इसलिए बोलते हैं लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, LMCT। सीटी का मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफर। LM का मतलब क्या है? लाइगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर। सभी ने लिख लिया? अब आइए बेटा, इसके हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने K2Cr2O7 एंड K2Cr4 उनके केस में बोला था। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D3S, और ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ये सुनो, बोलो, क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे? क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे बेटा? क्या आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे? -1/4 -1/4 -1/4, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बोलो, जल्दी बोलो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो, एक बॉन्ड तो सबका फिक्स है, जब रेजोनेंस बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड टूटता है। ये सुनो, कितने पाई बॉन्ड है टोटल? 3। और कितने जगह पे वो प्रेजेंट रहेंगे इक्वली? 4 जगह पे। तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सिग्मा एंड पाई का सम होता है, लेकिन सारा ऐड नहीं करना है। एक सेंटर पे कितने सिग्मा एंड कितने पाई? सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, देखो। तो किसी एक सेंटर पे एक सिग्मा है और पाई कितने थे? 3 थे टोटल, और चारों पे इक्वली डिवाइड होंगे तो कितना आएगा एक जगह पे? 3/4। सिंपल हिसाब किताब जो लगाते हैं कि 3 पाई 4 सेंटर पे इक्वली डिवाइड होगा, तो एक सेंटर पे कितना आएगा? 3/4। क्या आएगा आंसर इसका? कितना आ गया ये? 1.75। ये बॉन्ड समझ गए? बोलो। तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर KMnO4 का। सबको क्लियर हो गया? हाँ, चलिए हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन।
preparation of लिखो बेटा, कैसे प्रिपेयर करते हैं KMnO4 को, लिखो। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, देखो इसका जो सॉलिड है जिसका नाम क्या है, पाइरोलुसाइट। क्या नाम है, पाइरोलुसाइट। ये इसका रॉ मटेरियल, नेचर में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। इसको लेकर के अगर आप इसको गर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एयर, या फिर KNO3 नाइट्रेट के प्रेजेंस में अगर इसको गर्म करते हो तो क्या होगा। तो Mn के स्टेट में है यहाँ पे 4 से कहां जा सकता है ये, 7 एट द मैक्स, वहीं जा सकता है, वहीं लेके जाना है। तो एयर इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, लेकिन 7 नहीं, कहां पहुंचता है ये, 6 स्टेट में। क्यों 6 स्टेट में पहुंचता है, क्यों 6 स्टेट में, एक तो KMnO4 खुद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा 6 स्टेट में इसलिए पहुंचता है क्योंकि मीडियम कौन सा है, बेसिक। बेसिक मीडियम में मैंगनीज का +6 एक्सट्रीमली बेसिक मीडियम में +6 का कंपाउंड बनता है। याद रहेगा, बोलिए। तो इस बात को ध्यान रखना है, K2MnO4 बनने वाला है एंड बस। अब डिपेंड करता है आपने लिया क्या, उसके हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस करोगे। K2MnO4 डिपेंडिंग ऑन कि आपने इनमें से क्या लिया है, रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे। करो, बैलेंस करके दिखाओ। तो मान लो KOH लिया है, O2 लिया है, इसको बैलेंस करके दिखाओ। गॉट इट, बैलेंस कर लिया। मान लो अगर सिर्फ KOH लिया है तो बैलेंस हो गया। क्या करना है, सबसे पहले मैंगनीज को देखो, बैलेंस तो है ही। 4 से कितने इलेक्ट्रॉन गए बेटा, +6 से 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, बोलो ना, ये सुनो। तो O2 भी -2 में गया है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अगर -2 में और 2 ऑक्सीजन जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो उसके लिए कितने लोग कह रहे हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट? अच्छा, तो अब पक्का एक कंपोनेंट चेक करो जरा, तो सब चेक करो। KOH को भी फिलहाल भूल जाओ। आप सोचो आपके पास MnO2 था, O2 था, O2 से क्या बना ले, H2O बना लो। बना के देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2MnO2, यहाँ से O2, 2K2, MnO4, यही है ना। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं वाटर डाल करके। किस साइड में बताओ, राइट में ऐड करूं कि लेफ्ट में ऐड करूं? बेसिक मीडियम है तो उधर ऐड करना होता है जिधर पहले ही ज्यादा हो। तो कितना है यहाँ पे, 4 to 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 into 6 ऑक्सीजन। इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2, तो 2 वाटर ऐड कर दो। अब क्या करें, 4 OH माइनस इधर, तो 4 OH माइनस ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि 4 KOH ऐड करना, ये सुनो, तो यहाँ से 4 KOH ऐड कर। अब देखो मेरे ख्याल से सब बैलेंस हो गया होगा, चेक करो, इज इट बैलेंस्ड और नॉट, चेक इट आउट। कहीं पे भी कर दो यार, इसका कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? तो ऐसे करके बैलेंस कर लेंगे, समझ में आया? हाँ, ये पता है कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है। लिखो ये बात, लिखो, द कलर ऑफ K2MnO4, पता है इसका नाम क्या है? KMnO4 को बोलते पर मैंगनेट, ये क्या है, मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। लिखो ये बात, K2MnO4 is potassium manganate. K2MnO4 is potassium manganate, and it is dark green color compound. Dark green color compound. लिख लिया? अब बेटा एक बात बताओ, यहां से अगर मुझे अब पहुंचना है कहां पे, KMnO4 में, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे करते हैं, नॉर्मल स्केल पे कैसे करते हैं, वैसे तो ये इंडस्ट्रियल तरीका ही है प्रिपेयर करने, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर ला करके इनको फ्यूज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। लेबोरेटरी स्केल पे तो बड़ा अलग सा एक मेथड है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये कॉमर्शियल मेथड। गॉट इट? लिखो, फ्रॉम K2MnO4 to KMnO4, K2MnO4 to KMnO4 conversion can be achieved, बोलो गरिमा, K2MnO4 to KMnO4 कैसे जाए, तो पहले लिखो, कुछ पढ़ के नहीं आया हो ना तुम लोग। सबसे पहला तरीका है, इसको एसिडिक मीडियम में ऐड कर दो। जैसे ही आप एसिडिक मीडियम करोगे ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। लिखो, इट डिस्प्रपोर्शनेट इनटू एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। डिस्प्रपोर्शनेट हो गए क्या बनेगा, कौन से
ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा 6, बोलो ना, ध्यान रखना स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, एक्सट्रीमली नहीं, slightly acidic, it disproportionate into slightly acidic, it disproportionate in slightly acidic or neutral solution, क्या बनेगा ये KMnO4, साथ में क्या बनेगा MnO2, इसको बैलेंस करो। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का बैलेंसिंग बड़ा ट्रिकी टास्क है ना, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग घर पे अटेम्प्ट ले लेना। 3 4 2 1 and 2, 3 4 2 and 2, चेक करो क्या है बैलेंस्ड है। वैसे लॉस गेन इक्वलाइज करना होता है, हाफ हाफ लेकर के आपको करना पड़ेगा, कर लोगे ना, ये बैलेंसिंग सीखा है ना हम लोगों ने, तो एक बार अटेम्प्ट लेना, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे पास K2MnO4 आया है उसमें ये +6 स्टेट में है ना, बोलो, अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो +7 स्टेट में जाएगा। तो या तो इससे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो ये काम करेगा, या फिर एक तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, एनोड पे जो -2 चार्ज है MnO4 -2, वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके MnO4 चला जाएगा। लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस of K2MnO4 also produces KMnO4। एनोड पे देखो, एनोड पे क्या होगा, जो आपके पास MnO4 2- है, जो कि कहां से आ रहा है K2MnO4 से, कहां चला जाएगा बेटा MnO4- n+1 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, पहले 2- से सारे -1 बनेंगे, गॉट इट, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये, अब आते हैं लैबोरेटरी स्केल पे क्या करते हैं, लिखो द प्रोडक्शन ऑफ KMnO4 ऑन लैबोरेटरी स्केल। द प्रोडक्शन ऑफ KMnO4 ऑन लैब स्केल कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास मैंगनीज 2+ के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, MnSO4 हो गया, कंसिडर दैट, एंड कंसिडर peroxydisulfuric acid H2S2O8, that can oxidize this straight away into KMnO4। write it down, लिखो आप, in laboratory scale manganese 2+ ion salt is oxidized by मैंगनीज 2। मैंगनीज 2 क्यों बोलते हैं, देखो हमेशा ना डी ब्लॉक में रोमन नंबर के फॉर्म में लिखने का एक हैबिट बनाना, ऐसा मैंगनीज 2, इसका मतलब Mn पे 2+, मैंगनीज 4 लिखा हो तो मतलब +4, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो समझ में आ रहा है, ठीक है।
So manganese 2 plus salt is oxidized by किससे बताओ? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसका नेगेटिव है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक तो यानी आपका जो कंपोनेंट है वो H2O8 2 माइनस है, याद है ना? ये क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऐसा ऐसा बॉन्डिंग होता है, इसलिए बोलते हैं इसको पेरोक्सी। तो ये क्या चला जाएगा? सीधा ये MnO4 माइनस मिल जाता है और ये सल्फेट आयन। ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से सभी को क्लियर हो गया ये? बेटा दो। चलो, तो अब आप ये समझ गए। अब इनके सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखो। The solubility of KMnO4 in water is 6.4 gram per 100 gram of water. 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। इसका 6.4 ग्राम KMnO4 is soluble per 100 ग्राम of water. देख रहे हो ना? तो बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किस टेम्परेचर पे? तो एट 293 at 293 Kelvin. Got it? लिखो, it is a very powerful oxidizing agent. अगला पॉइंट लिखो, it behaves as oxidizing agent in all three medium, acidic, basic and neutral. It behaves as oxidizing agent in all three medium, acidic, basic and बोलो न्यूट्रल। ओके बेटा, कर लिया सबने? यहां तक कर लिया? लिख लिया? अब बताओ, तीनों मीडियम में है और तीनों मीडियम में मैं आपको इनके प्रोडक्ट बता दे रहा हूं। मिटा दूं इसको? जब भी आप KMnO4 को देखो, ध्यान से सुनो, जब भी आप KMnO4 को देखते हो तो सबसे पहला इन एसिडिक मीडियम अगर इसके सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट ला दिया जाए H+ एंड रिड्यूसिंग, तो ये KMnO4 में मैंगनीज कहां से कहां जाएगा? तो एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये मैंगनीज 2+ में जाता है। किस में जाएगा? ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। ये पहला पार्ट है। दूसरा, इन बेसिक, इन न्यूट्रल ले लो, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन।
कहां जाएगा ये? KMnO4 in the presence of OH ion slightly, मतलब स्लाइड बेसिक, and reducing agent it forms MnO2. लेकिन ये ध्यान रखना, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, बोलो मिस्टर विवेक, बताइए कहां पहुंचेगा? स्ट्रांगली बेसिक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कहां पहुंचेगा ये? MnO4 2 माइनस यानी +6। अच्छा बताओ, मैंगनीज का होता कितना है खुद का स्टेट? +7। अरे बोलो यार, 7 से कहां गया? 2 में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। यहां एन फैक्टर कितना हो जाएगा? वेरी गुड। और यहां एन फैक्टर, सब लोग बोलो यार कितना आ रहा है ये? आता है निकालने? नहीं आता तो बोलो, मैं समझा देता हूं। 1 आएगा ना? कैसे? 7 से कितना चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ, तो इसलिए यहां कितने का चेंज हुआ? 7 से 4, तो एन फैक्टर। और यहां 7 से कितना चेंज हुआ? 2 में 5 का चेंज हुआ ना, तो एन फैक्टर 5। समझ गए? अच्छा, एक रिलेशन सभी लोगों को मालूम है, सुनो ध्यान से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये सुनो, अब एग्जांपल अगर लेना हो तो KMnO4 1 मोलर will have normality, कितना? 5 in acidic medium, yes or no? During redox reaction। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? ये तीनों लिख लो, ये तीनों जगहों पे जाता है। जबकि आपने देखा था K2Cr2O7 सीधा कहां जाता था? क्रोमियम 3+ में। उसका एकमात्र स्टेबल स्टेट कौन सा था? क्रोमियम 3+। आ रहा है क्या बात समझ में? चलो लिखो, reaction of KMnO4 in acidic medium, ओके। तो एक एक करके लिखें। अब बस मैं रिएक्टेंट लिखते जाता हूं, आप प्रोडक्ट मुझे बताते जाओ। सबसे पहला बताओ, अगर मान लो मैंने फेरस सल्फेट लिया है और यहाँ KMnO4 ले लिया है बेटा, एसिडिक मीडियम के लिए मैंने क्या ले लिया है? H2SO4। ध्यान रखना, H2SO4 ही लेते हैं, HCl नहीं लेते हैं, HBr HI वगैरह नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। H2SO4 ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो इसलिए। और दूसरा, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में इज वेरी पुअर in terms of oxidizing। सिर्फ concentrated H2SO4 is a good oxidizing agent, ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करता है, ये कभी इससे रिएक्ट, बस। तो इस बात ध्यान रखना, सिर्फ H2SO4 यूज। अच्छा, KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? मैंगनीज पहले बताओ कहां जाएगा?
MnSO4 +2 स्टेट में, yes or no? यही सीखा था ना। आयरन कहाँ जाएगा? +3, तो Fe2SO4 का होल। बस ऐसे लिखते चलो फटाफट। ये सब आपको खुद करना होगा, एग्जाम में आएगा तो। ये मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, बट ऐसे बार बार हेल्प करना अच्छी बात नहीं। चल बताओ, SnCl2 ले लिया, जल्दी जल्दी बताओ तो बेटा कहाँ जाएगा? फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब आप भरो उधर। सिर्फ प्रोडक्ट करो, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखो। SnCl2 ले लिया, है ना? और चलो यहाँ NaNO2 ले लिया, KMnO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। टेल मी द प्रोडक्ट। H2S ले लिया, KMnO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। टेल मी द प्रोडक्ट। Na2SO3, KMnO4. Don't talk. Complete the reaction as quick as possible. चलो जल्दी बताओ। Quickly. कर लिया बेटा? चलो बताओ, टिन क्लोराइड कहाँ जाएगा? SnCl4 में, yes or no? कि अरे बोलो यार तुम लोग, इतना साइलेंट। हाँ, टिन +2 कहाँ जाता है? टिन का दूसरा स्टेट कौन सा है? कार्बन। टिन का सेकंड स्टेट क्या है? कौन से फैमिली का मेंबर है ये? कार्बन के परिवार में क्या चल रहा है? लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है +4 से, और टिन का +2 से ज्यादा प्लस उल्टा होता है, तो इसलिए टिन +2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद दिमाग लगाओ ना, कहाँ जाएगा यार। बताओ, यहाँ NaNO2 नाइट्रोजन का कितना स्टेट है? यहाँ पे +3, तो कहाँ लेके जाएगा इसको? अगला स्टेट क्या होता है नाइट्रोजन में? +5, तो जाएगा NaNO3 एंड MnSO4। बाकी सब दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ बताओ,
H2S कहां जाता है? मैंने बोला था सल्फर का हाईएस्ट स्टेट कितना है? +6। लेकिन अगर आप H2S ले रहे हो तो कहां जाके रुकेगा ये? पहले सल्फर की टर्बिडिटी में, येलो व्हाइट, येलो व्हाइट। ओके, और क्या मिलेगा? MnSO4। हाँ जी, ये बताओ सल्फर कौन से स्टेट में है? +4। कहां पहुंचेगा? +6 में, +6 में पहुंच गया। MnSO4 मैंगनीज का फिक्स है। आर्सेनिक बताओ कौन से स्टेट में है? +3। कौन से ग्रुप का मेंबर है ये? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप में 3 के बाद कौन सा स्टेट है हायर स्टेट? +5। ध्यान रखना एक गैप करके ही होता है, बताया था ना। डी ब्लॉक में लगातार वाले होते हैं, पी ब्लॉक में एक गैप करके होता है, क्योंकि जैसे ही आप एक्साइट करते हो किसी इलेक्ट्रॉन को तो दो अनपेयर्ड क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए डबल डबल का जंप होता है। 1 के बाद 3, फिर 5, 7 ऐसे चलता है वहां पे। ऑड वालों का ऑड, इवन वालों का इवन। दीक्षा Na3ASO4 हो जाएगा +5, और ये MnSO4। ये बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +3। कहां पहुंच जाएगा? CO2 में और MnSO4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग कह रहे हैं सबका एन फैक्टर निकल जाएगा? बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 से कहां गया? 4। कितने कार्बन एटम है? 2, तो 2 × 1। अच्छा, पता है एक बार एग्जाम में क्या किया था? जोड़ दिया था दोनों को, आयरन को और ऑक्सैलिक एसिड दोनों को जोड़ दिया था। ध्यान से सुनो, दोनों को जोड़ दोगे FeC2O4 और फिर KMnO4 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई आयरन कहां जाएगा? आयरन 3+। कार्बन कहां जाएगा? CO2 में। बोलो, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक कार्बन की वजह से 2, सॉरी एक आयरन की वजह से 2, इसकी वजह से टोटल 3 हो जाता है, क्योंकि 2 से कहां गया? 3, 1 का चेंज। 3 से कहां गया? 4, 2 × 1 का चेंज। दोनों जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 3। एक बार एग्जाम में दोनों को जोड़ दिया था, फेरस ऑक्सलेट करके क्वेश्चन था। हो जाएंगे? हाँ बोलो। अच्छा चलो देखें क्या करते हो तुम लोग, बताओ। ध्यान रखना, ध्यान रखना, Cl-O, Br-O, I-O, अगर आपने KMnO4 ले लिया एसिडिक मीडियम में तो Cl2, Br2, I2 बन जाएगा। हाँ, फ्लोरीन सबसे खतरनाक है, इसलिए F2 बनाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। गॉट इट? ओके, कर लिया सबने नोट? वेरी गुड। तो ये कौन से मीडियम में मैंने आपको समझाया? एसिडिक। बेसिक मीडियम में भी एक दो रिएक्शंस उनको देख लेते हैं। न्यूट्रल मीडियम एंड स्लाइटली बेसिक मीडियम में लिखो रिएक्शंस इन न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। रिएक्शंस इन न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। चलो सबसे पहला रिएक्शन देखो, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत पूछता है एग्जाम में ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड को KMnO4 OH- में ले लिया तो मैंगनीज MnO2 में जाता है,
यहां से जो पोटेशियम आयोडाइड निकल के आता है I2 बनता अगर वो एसिडिक मीडियम होता। बेसिक मीडियम होते ही वो KiO3 बनता है। क्या बनता है? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है बेटा, इसको मार्क कर लेना। इसका एन फैक्टर इस बारी कितना है? -1 से +5 गया। कितना है एन फैक्टर? 6 का ना, 5 उधर है, -1 चेंज 6 का है, और ये +7 से कहां गया है भाई साहब? +4। एन फैक्टर कितना हुआ? 3 का। तो इसका 3 है, इसका 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड ऊपर लिखवाया है मैंने। एसिडिक मीडियम में I2 में जाता है, बेसिक मीडियम में KiO3 में जाता है। याद रहेगा क्या? अच्छा, दूसरे कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइपो। हाइपो एसिडिक मीडियम में स्टेबल ही नहीं होता, इसलिए हाइपो का जब रिएक्शन कराओगे KMnO4 से तो बेसिक मीडियम में, तो इट विल फॉर्म Na2SO4 सल्फेट +6 चला गया, और ये तो कहां जाने वाला है? MnO2। अच्छा जी, अगर मान लो आपने KMnO4 ले लिया और मैंगनीज का कोई +2 का कंपाउंड ले लिया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके MnO2 बनाएंगे, जो कि +4 का कंपाउंड है, आपस में रिएक्ट करके। समझ में आया? बोलिए। तो इसी के साथ रिएक्शंस खत्म होते हैं बेटा। किसके किसके रिएक्शंस खत्म होते हैं? बोलिए। KMnO4 के, हाँ। अब आगे देखो डी, उसके बाद F ब्लॉक पे आते हैं हम लोग, ठीक है? अगला हेडिंग डालो, F ब्लॉक। F ब्लॉक, तो F ब्लॉक में मैंने आधा काम आपका पहले ही कर दिया है। नहीं? बोलो। एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी? बोलो, कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? हाँ, तो आप मुझे फिर हेल्प करोगे। उसके बाद उनकी जनरल प्रॉपर्टीज है, वो समझा देता हूँ, कहानी खत्म है इसका। ठीक है, नोट कर लो इसको, खत्म करो इसको, उसके बाद आगे बोलो। कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था ना इकट्ठे, कितने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है सब दिखाया था ना। अब देखते कितने लोगों को याद है। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको वही कराया था, कॉन्फ़िगरेशन ही करें। आओ देखो, तो बताओ सबसे पहले 4F सीरीज देखेंगे। 4F सीरीज, बताओ सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा था? लैंथेनम। तो लैंथेनम से ही नाम क्या पड़ा है इसका? लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है। तो पहला मेंबर कौन सा है? सीरियम, फिर प्राजियोडिमियम, फिर नियोडिमियम, फिर प्रोमेथियम। बोलो उसके बाद समैरियम, फिर यूरोपियम, गैडोलिनियम, फिर बोलो टर्बियम, फिर डिस्प्रोजियम, फिर होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, बोलो इटर्बियम एंड लुटेशियम, वाई ब्लू। ओके, अब एक बात बताओ, इसमें है ना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, होना क्या चाहिए था इसका? 4F2, सुनो, एंड 5D0 एंड 6S2 होना चाहिए था। और पहले नोबल गैस में कौन सा आएगा? ज़ेनॉन। यहां ऐसा होना चाहिए था सीरियम का, बट ये क्या होता है? ये 4F1 एंड 5D, क्या सबको मालूम है? ये ऐसा होता है। और इसके बाद आपने देखा होगा गैडोलिनियम का, देखो ये F2 के बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 होना चाहिए। इसका होना चाहिए 4F8, 5D0 एंड 4S2 एंड ज़ेनॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या? सॉरी, 4S नहीं बाबा, 6। तो लेकिन होता क्या है फिर? 6S2,
4F एंड 5D सबको मालूम है। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर हैं, बोलो। अच्छा जी, अब देखो, अगर इनके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि भर देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते कहां से हैं? आउटर शेल। आफ्टर फिलिंग कैसा हो जाएगा जी? xenon एंड 4f1 5d1 एंड 6s2। बोलो, सभी को समझ में आ रहा है? बोलो ना। इन सभी का अगर केमिस्ट्री देखोगे तो पहले तो अगर आप +3 के साइजेस के बारे में बात करोगे, देखो इनका जनरल सिंबल होता है, लैंथेनॉइड्स को Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे लैंथेनॉइड्स का जनरल सिंबल क्या है? Ln। Ln+3 की अगर आप साइज देखोगे तो लेफ्ट टू राइट चलते जाओ तो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो Z* बढ़ता जाएगा, Z* बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, इसी को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये सुनो, ये हमने क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी देखा था, इसका इंपैक्ट भी देखा था। कौन सा इंपैक्ट? अगर आपको याद हो, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, यहां साइजेस लगातार बढ़ते हैं, नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए क्योंकि शेल इंक्रीज करता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम, इन दोनों के साइजेस इतने क्लोज हो जाते हैं, यहां से यहां बढ़ता है, लेकिन ये दोनों के इतने नजदीक हो जाते हैं कि ये केमिकली काफी सिमिलर स्पीसीज हो जाते हैं, और इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ये कंपाउंड्स के अंदर दोनों इकट्ठे मिलते हैं, बोलो, है ना? बल्कि हाफनियम का साइज थोड़ा सा छोटा ही होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लैंथेनम से हाफनियम के बीच में ही इतने सारे मेंबर्स हैं, तो यहां से यहां जैसे ही पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा Z* में जंप आ जाएगा। अगर Z* में जंपिंग ज्यादा हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर साइज को खींच के छोटा कर देगा, तो नीचे जाने पे जो बढ़ना चाहिए उसके बजाय। बाकी ये इफेक्ट हर जगह दिखने को मिलता है, क्योंकि जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होने देता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी के वजह से ये जो मेंबर है हाफनियम से लेकर के आगे तक 6th पीरियड वाले, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5th पीरियड। और कहां तक जाता है पता है? कार्बन फैमिली तक जाता है ये इफेक्ट, लेड तक जाता है। लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी इसके ऊपर वाले से टिन से ज्यादा होता है। इसके जस्ट पहले आप थैलियम का देखो, ये ज्यादा होता है इसके ऊपर वाले से। इसके इधर वाला आप देखो तो Hg, ये ज्यादा होता है। तो इट यूज टू बी लाइक दैट। समझ में आया? अच्छा, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं वो सब केमिकल रिएक्टिविटी के मामले में 2 एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करते हैं। एक तो है कैल्शियम, कैल्शियम क्या बल्कि एल्कलाइन अर्थ मेटल से, और दूसरा एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से किस तरह से? क्योंकि इनके सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3। लिखो, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3। मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3। आप देखो, +3 का ही स्टेट स्टेबल है। इसका ये मतलब नहीं कि और मिलता ही नहीं नेचर में, लेकिन +3 ही स्टेबल है। गॉट इट? ओके। तो अब जैसे मान लो आपके सामने आ गया कोई भी लैंथेनाइड और आपके सामने H2O है, गर्म करो तो बताओ इसका कौन सा हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए? +3 का। तो क्या आएगा आंसर? LnOH होल थ्राइस। बताओ ये बेसिक होगा ना? बेसिक होता है। और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। पहला रिएक्शन। दूसरा, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो हैलोजेंस के साथ तो क्या बनेगा? LnX3। बोलो। तो जैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इनके साथ ऑक्साइड बनाना हो Ln का ऑक्सीजन के साथ तो Ln2O3 +3 वाले बने। किसी नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करना हो तो करस्पॉन्डिंग +3 एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऐसे ही होता है, ध्यान रखना, ये बेसिक होता है। गॉट इट?
कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ सीरियम +4 स्टेट भी शो करता है, यूरोपियम +2 स्टेट भी शो करता है, इनका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ, आर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? तो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3। तो ये यहां से यहां जाना चाहेगा, बोलो, तो खुद का क्या होगा, काम कैसा करेगा? सीरियम +4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग। यूरोपियम का +2 है, ये कहां आना चाहेगा? +3। तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। काम कैसा करेगा? इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप दिमाग में अच्छे से बिठा के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आप फटाफट समझ जाओगे। गॉट इट? हाँ, तो ये बात आप नोट कर लेना। तो जितनी सिमिलैरिटी आपको 4F सीरीज में देखने को मिलती है, 5F सीरीज में इतनी सिमिलैरिटी नहीं, उसमें बहुत सारे रैंडमाइजेशन, इसलिए क्वेश्चंस मोस्टली इससे ही पूछता है, लेंथ में। एक्टिनाइड्स में क्या है, शुरू के अगर आप देखोगे 5-6 मेंबर तक, कहां से? थोरियम से अगर हम स्टार्ट करें, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, याद है ना? बोलो, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, यही है ना? तो आप देखोगे शुरू के यहां तक, फर्स्ट हाफ या उससे थोड़ा पहले तक, आप देखो एनसीईआरटी में, आप अगर पीयू तक देखो, पीयू तक होगा। अरे यार, अच्छा तुम ये बता रहे हो ना बढ़ने वाला, मैं तो बता रहा हूं कि अदर स्टेट्स तक देखने वाला। तो आप देखो तो वहां पे क्यूरियम क्या, बल्कि बर्केलियम तक आपको 3 और 4 स्टेट देखने को मिल रहे हैं, नहीं? +3 और +4, यस और नो? गॉट इट? सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो याद है एक्सेप्शन हमने डिस्कस किए थे? बताओ, थोरियम का एक्सेप्शन होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, और इसके बाद यही है ना एक्सेप्शन में, तो बाकी सब। और इसका तो इतना इंटरेस्टिंग है कि ये F0 ही हो जाता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है? डी। ये सब कर चुके हैं ना ऑलरेडी। तो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टी थी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके बहुत सारे हैं। बताओ थोरियम को कौन सा स्टेट स्टेबल है? देखो, थोरियम का +4, दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर एलिमेंट जिसमें +3 एग्जिस्ट नहीं करता। इसको छोड़ के देखो बाकी सभी में क्या है, 4, 3 तो है ही, और 4, 5 ऐसे करते करते आगे तक बढ़ता जाता है, 7 तक जाता है। 7 कहां मिलेगा हमें? कहां मिलेगा? प्लूटोनियम एंड नेपच्यूनियम दोनों में मिलता है। एंड फिर धीरे 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 +3 इज द ओनली स्टेट। इनकी रिएक्टिविटी होती है, लेकिन इनमें ज्यादातर एलिमेंट कैसे रेडियो एक्टिव है, तो इनकी केमिस्ट्री उतनी डिटेल में स्टडी नहीं की गई है जितनी की लैंथेनाइड्स की रिलेटिवली की गई। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विद लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। F ब्लॉक, D ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है। एंड अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।